हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमए क्लासेज। मैं हूं सुनील कुमार। आज इस वीडियो में मैं जेसीईआरटी के द्वारा जैक बोर्ड के क्लास 11 के टर्म 2 एग्जामिनेशन के लिए जो मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया गया है उसमें मैं मॉडल सेट 1 का सेक्शन सी का सॉल्यूशन बताऊंगा। मैं मॉडल सेट 1 का सेक्शन ए और बी का सॉल्यूशन वीडियो अपलोड कर चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। और ये जो मैं सॉल्यूशन आज बताऊंगा इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर है, मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आपको सॉल्यूशन का पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन शुरू करने के पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि मेरा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जो मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और साथ में इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं। क्वेश्चन है कि फ्रॉम 6 जेंटलमैन एंड 4 लेडीज। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 15 है, सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन 15 नंबर है। इसके पहले सेक्शन ए और बी में 1 से 14 तक था, जिसका वीडियो आपको पहले मैं दे चुका हूं। ये क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है क्वेश्चन, ये एक कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। फ्रॉम 6 जेंटलमैन एंड 4 लेडीज, कमिटी ऑफ 5 इज टू बी फॉर्म्ड इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन इफ देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस। और दूसरा क्वेश्चन है कि द कमिटी इज टू इंक्लूड एटलीस्ट 1 लेडी। क्या कहता है क्वेश्चन, सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन में देखिए, ये 6 जेंटलमैन दिया हुआ, नंबर ऑफ जेंटलमैन कितना है, टोटल 6 जेंटलमैन है, और नंबर ऑफ लेडीज कितना है, लेडीज की संख्या यहाँ पर 4 है। अब ये जो 6 जेंटलमैन और 4 लेडीज है उससे कमिटी बनाना है, और कमिटी में कितने मेंबर होंगे, कमिटी ऑफ 5 इज टू बी फॉर्म्ड, यानी कि कमिटी में मेंबर होंगे, नंबर ऑफ मेंबर्स इन कमिटी इज इक्वल टू 5। तो टोटल कितने लोग हो गए, 10, 6 जेंटलमैन और 4 लेडीज। अब ये 10 में से 5 का कमिटी बनाना है। अब 10 में से 5 का कमिटी किसी को भी लेकर के बना सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, मान लीजिए जेंटलमैन जो है वो है A1 A2, या ऐसा करते हैं हम लोग यहाँ पर G1 G2 कर देते हैं, G1 G2 G3 G4 G5 और G6, ये 6 जेंटलमैन है सपोज कर लीजिए। और लेडीज की संख्या कितना है, लेडीज यहाँ पर 4 लेडीज है। मान लीजिए एक लेडीज का नाम L1 है, दूसरे का L2 है, तीसरे का L3 है, चौथे का L4 है, पांचवें सिर्फ L4 ही होगा क्योंकि 4 लेडीज ही है। तो ये टोटल 10 जो लोग हैं उस 10 से कमिटी बना देना है। और वो कमिटी में सबसे पहला पूछा जा रहा है कि देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, अगर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं हो, किसी भी तरीके से आपको कमिटी बनाना है 5 को लेकर के, तो कितने तरीके से बनाएंगे। मान लीजिए कमिटी मतलब एक ग्रुप बना देना 5 लोगों का, तो 5 लोग ऐसा कर सकते हैं आप लोग कि ये 5 जेंटलमैन ले लीजिए, 6 जो जेंटलमैन है उसमें से 5 ले लीजिए। अब ये 5 में से किसी को छोड़ना पड़ेगा, तो आप किसी को भी छोड़ दीजिए, या तो G1 को या G2 को या G3 को, और 5 लेकर के बना दीजिए। ऐसा भी कर सकते हैं कि हम लोग 4 जेंटलमैन 1 लेडीज लेकर के बना देंगे, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी को भी ले सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं 3 जेंटलमैन लेंगे और 2 लेडीज को ले लेंगे। तो ये टोटल जो 10 है, 10 में से किसी को भी 5 ले सकते हैं, यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, मतलब 10 में से चूज कर लेना है। ये टोटल 10 है, उस 10 में से 5 को चूज कर लेना है। अब 5 को कितने तरीके से चूज कर सकते हैं, सिलेक्शन करना है, तो यहाँ पर हम लोग को लगेगा कॉम्बिनेशन, यानी कि 10 में से 5 को चूज करना है तो 10C5 तरीके से चूज कर सकते हैं, यानी इतने तरीके से कमिटी बना सकते हैं अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया हुआ है तो देखिए यहाँ पर करना क्या पड़ेगा, नंबर 1 में कि इफ देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, अगर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, देन वी नीड टू सेलेक्ट एनी 5 पर्सन्स। मैं थोड़ा सा यहाँ पर इरेज कर दे रहा हूँ, यहाँ पर सेलेक्ट एनी 5 पर्सन, कोई भी 5 पर्सन को सेलेक्ट करना है। कितने में सेलेक्ट करना, आउट ऑफ गिवन 10 पर्सन्स। ये जो 5 का कमिटी बनाना है, कोई भी 5 सेलेक्ट कर लेना है, और कितने में, आउट ऑफ गिवन 10 पर्सन। 10 पर्सन कौन कौन हुआ, 6 जेंटलमैन एंड 4 लेडीज। और दिस कैन बी डन इन 10C5 वेज, 10 में से 5 को सेलेक्ट करना है तो कॉम्बिनेशन लगेगा 10C5 वेज तरीके से। अब सो द नंबर ऑफ वेज दैट कमिटी कैन बी फॉर्म्ड इक्वल टू 10C5। तो टोटल तरीका कितना हो जाएगा कमिटी बनाने का, अगर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, 10 में से किसी को भी 5 को लेकर के आपको कमिटी बनाना है, तो टोटल तरीका हो गया ये 10C5। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो NCR का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे। NCR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल N डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल N माइनस R।
तो यही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं, पहले ऊपर का फैक्टोरियल फिर नीचे का फैक्टोरियल और दोनों को डिवाइड करके यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा फैक्टोरियल 10 पहले होगा, फिर नीचे का फैक्टोरियल 5 हो जाएगा और दोनों का डिफरेंस 10 - 5 ये आ गया। फैक्टोरियल 10 को आप ऐसा लिख सकते हैं 10 × 9 × 8 × 7 × 6 और फैक्टोरियल 5 में लगा दीजिए, ऐसा लिख सकते हैं। ये फैक्टोरियल 5 का मतलब 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और ये 10 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फैक्टोरियल 5। तो देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये कैलकुलेशन है, ये तो कर ही सकते हैं। यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 × 2 = 6 से ये कैंसिल हो गया, 4 से ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करके देखिए, ये सभी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 252 आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो, 10 में से किसी को भी 5 को लेकर के अगर कमेटी बनाना है तो टोटल कितना कमेटी बन जाएगा, 252 बन जाएगा। अब इसी में एक और सवाल है, इसमें कहता है कि द कमिटी इज टू इंक्लूड एटलीस्ट 1 लेडी, कम से कम एक लेडी होना ही चाहिए, तब कितने तरीके से कमेटी बनाएंगे। कम से कम एक लेडी होना चाहिए, मतलब कम से कम कह रहा है, मतलब एक से अधिक भी रख सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं हम लोग, देखिए मैं पूरा एक टेबल बना रहा हूँ, जरा समझिएगा इसको। यहाँ से मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। अब देखिए आगे, यहाँ पर दूसरा जो नंबर है, इफ द कमिटी इज टू इंक्लूड एटलीस्ट 1 लेडी, कम से कम एक लेडी होगा, तो देन कमिटी कैन बी फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग वेज। इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। देखिए एक टेबल में बना दिया हूँ, यहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ लेडी लिख देते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ जेंटलमैन और यहाँ पर नंबर ऑफ वेज कर देते हैं। तो कितने जेंटलमैन थे, 6 जेंटलमैन, और लेडीज की संख्या कितना था, लेडीज 4। कम से कम एक लेडी जरूर रखना है, तो पहला काम कर देते हैं, एक लेडी ले लेते हैं। और जब एक लेडी हम लोग ले चुके हैं तो जेंटलमैन कितना रखना पड़ेगा, टोटल 5 का कमिटी बनाना था, तो एक लेडी तो हम लोग सेलेक्ट कर चुके हैं, तो 4 जेंटलमैन को रखना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ जेंटलमैन हो जाएगा 4। देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, 5 का कमेटी जो बनाना है, कम से कम एक लेडी रखना ही है, तो हम लोग एक लेडी रख लिए और 4 जेंटलमैन रख लिए। ऐसा भी कर सकते हैं, लेडीज की संख्या 2 कर सकते हैं, तो जेंटलमैन 3 हो जाएगा, क्योंकि 5 का ही कमेटी बनाना है। तो मैं उसके बारे में आगे बताऊंगा, पहले इसको देखिए कि अगर एक लेडी रखते हैं और 4 जेंटलमैन रखते हैं तो टोटल कितना तरीका होगा। देखिए अब 4 जो लेडी है उसमें से 4 लेडीज में से किसी एक लेडी को सेलेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ वेज अगर पता करना है कि ये काम हम लोग कितने तरीके से कर सकते हैं, एक लेडी 4 जेंटलमैन को रख करके कितने तरीके से कमेटी बना सकते हैं, तो 4 लेडीज में से किसी एक को भी सेलेक्ट कर सकते हो। ये कितने तरीके से कर सकते हैं, 4C1। और यहाँ पर 6 जेंटलमैन में से किसी को भी 4 को सेलेक्ट कर सकते हैं, ये कितने तरीके से कर सकते हैं, 6C4। देखिए नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 4C1 एक लेडी को सेलेक्ट करने का, और 6 में से 4 जेंटलमैन को सेलेक्ट करने का 6C4। अब कैलकुलेशन कर लीजिए, 4C1 का वैल्यू 4 आएगा, और ये आप कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं 6C4 का। कैसे निकालेंगे, फैक्टोरियल 6 और यहाँ पर फैक्टोरियल 4 और यहाँ 6 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, फैक्टोरियल 2। तो फैक्टोरियल 6 को लिखिए 6 उससे छोटा 5 उससे छोटा 4, इसी में फैक्टोरियल लगा दीजिए। नीचे फैक्टोरियल 4 रहने दीजिए और फैक्टोरियल 2 को 2 × 1 लिख देते हैं। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना, 15। तो 6C4 का वैल्यू 15 आएगा। ये कॉम्बिनेशन का वैल्यू आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 15 4 जा हो गया आपका 60। एक तो ये तरीका हुआ, कम से कम एक लेडी रखना है तो इस तरीके से भी बना सकते हैं। और भी क्या कर सकते हैं, ऐसा करते हैं, कम से कम एक लेडी कह रहा है, मतलब एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं, यानी कि 2 लेडीज रख लेते हैं और 5 का कमेटी बनाना है तो 2 लेडीज रख ली हैं तो 3 जेंटलमैन रखना पड़ेगा, तो 2 3 5 हो जाएगा टोटल। अब ये 2 कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, 4 में से, ये 6 में से 3 कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए एक हो जाएगा, 4 में से 2 सेलेक्ट करना है 4C2, और 6 में से 3 सेलेक्ट करना है 6C3। 4C2 का वैल्यू जैसे यहाँ पर मैं बताया हूँ वैसे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। 4C2 का वैल्यू 6 आएगा, 6C3 का वैल्यू 20 आएगा, ऐसे ही कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। ये दोनों मिलकर के आ रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 120। और भी तरीका हो सकता है, लेडीज़ की संख्या हम लोग 3 कर देते हैं और जेंटलमैन की संख्या 2 कर देते हैं, 3 और 2 5 का कमेटी बन जाएगा। कम से कम एक लेडी होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर 3 लेडी है, कम से कम एक कर है, मतलब एक से अधिक भी हो सकता है। अब 4 में से 3 सेलेक्ट करेंगे, 4 लेडीज में से 3 और 6 जेंटलमैन में से 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों काम करना है 4C3 × 6C2। ये कैलकुलेशन कर लीजिए, 4C3 का वैल्यू 4 आएगा, 6C2 का वैल्यू 15 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ गया। और क्या हो सकता है,
अब चारों लेडीज को हम लोग रख सकते हैं, 4 लेडीज है तो 4 में से चारों को रख लिए, और जेंटलमैन हमको 1 रखना पड़ेगा क्योंकि 5 का कमेटी बनाना है। तो ये भी काम कर सकते हैं, कम से कम 1 लेडी आ गया, 4 लेडीज और 1 जेंटलमैन। अब 4 में से 4 को सिलेक्ट करना है और 6 में से 1 को सिलेक्ट करना है। ये तरीका क्या हो जाएगा, 4C4 इंटू 6C1। 4C4 का वैल्यू आएगा 1, 6C1 का वैल्यू आएगा 6, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 6। अब टोटल तरीका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये काम भी हो सकता है। मतलब यहाँ पर ये जो 4 मैं टेबल में 4 कॉलम 4 रो बनाए हूँ, चारों में से कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए टोटल जो तरीका होगा कमेटी बनाने का, उसमें हम लोग सभी को ऐड कर देंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 60 प्लस 120 प्लस फिर 60 है प्लस 6, यानी कि ये आ जाएगा 246। अगर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं हो तो टोटल तरीका 252, और अगर कम से कम 1 लेडी रखना ही हो तो वैसे केस में कमेटी बनाने का टोटल संख्या हो जाएगा 246। तो यही आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the sum of 3 numbers in GP is 56, if we subtract 1, 7, 21 from these numbers in that order we obtain an AP, find the numbers। सबसे पहले तो 3 नंबर दिया हुआ है और वो तीनों नंबर GP में है और उसका सम 56 है। 3 नंबर GP में 56 है उसका सम। फिर कहता है वो जो 3 नंबर है, मान लीजिए ABC 3 नंबर है, 3 नंबर ये है और तीनों नंबर GP में है और ये तीनों का सम कितना है 56। ये तीनों का अगर सम की बात करेंगे A प्लस B प्लस C तो ये आएगा 56। और अगर एक में 1 सब्ट्रैक्ट कर दे A माइनस 1, दूसरे में 7 सब्ट्रैक्ट कर दे B माइनस 7 और तीसरे में 21 सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है AP में। फ्रॉम दीज नंबर्स इन दैट ऑर्डर वी ऑब्टेन एन AP। यहाँ पर अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ABC में 1, 7 और 21 तो ये तीनों नंबर बन जाता है AP में। तो नंबर पता करना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग नंबर ABC नहीं सपोज करेंगे, यहाँ पर 3 नंबर जो GP में सपोज करना है उसको ये मानेंगे। देखिए सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले लेट द नंबर्स इन GP बी AR AR स्क्वायर। ये 3 नंबर जो GP में मानना है वो ऐसा मान रहे हैं AR और AR स्क्वायर। ये 3 नंबर ये GP में भी है, कॉमन रेशियो R और फर्स्ट टर्म है यहाँ पर A। क्वेश्चन कहता है कि तीनों का जो सम है 56 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AR और AR स्क्वायर ये तीनों का जो सम है वो 56 है। आप ऐसा कीजिए एक कॉमन ले लीजिए, तीनों से एक कॉमन आ जाएगा तो एक कॉमन लेंगे, यहाँ पर 1, यहाँ R, यहाँ R स्क्वायर इक्वल टू 56। इसको हम लोग नंबर 1 डाल देते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर अब क्या कहता है कि ये जो 3 नंबर हम लोग सपोज किए हैं, तीनों नंबर में अगर 1, 7 और 21 रिस्पेक्टिवली सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तब वो AP में बन जाता है। मतलब A में सब्ट्रैक्ट करना है, फिर अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A में सब्ट्रैक्ट करना है 1, सेकेंड वाला में 7 सब्ट्रैक्ट करना है, थर्ड वाला में सब्ट्रैक्ट करना है 21। तो ये तीनों नंबर जो है वो AP में है। अब AP का डेफिनेशन जानते होंगे, AP में सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म होता है। तो इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। देखिए सेकेंड में फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, फिर थर्ड में हम लोग सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखिए थर्ड में सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों इक्वल होगा। सेकेंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकेंड, डिफरेंस जो होता है वो इक्वल होता है। अब इसका कैलकुलेशन कीजिए। कैलकुलेशन कैसे करते हैं जरा समझिए। AR स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो ये उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस AR स्क्वायर, और यहाँ पर AR है ना, और ये माइनस AR उधर चला जाएगा तो माइनस AR चला जाएगा उधर तो प्लस 2AR हो जाएगा। देखिए, और यहाँ पर पहले से क्या है माइनस है, जितना भी कांस्टेंट है सबको इधर ले आइए। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर माइनस 21 और ये माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा। माइनस 21 में 7 ऐड करेंगे तो माइनस 14 आएगा, माइनस 14। और यहाँ पर माइनस 7 में 1 ऐड करेंगे माइनस 6, तो माइनस 6 इधर आकर के प्लस 6 हो जाएगा। कैलकुलेशन करने के बाद ये आ रहा है तो वही मैं यहाँ पर लिखा हूँ, माइनस AR स्क्वायर प्लस 2AR माइनस A इक्वल टू माइनस 14 प्लस 6। अब यहाँ से क्या कीजिए, माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। माइनस से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस 8 आ रहा है ना, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 8 हो जाएगा।
माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिए। ए कॉमन ले लीजिए, अगर ए कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ आर स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ए कॉमन लेने के बाद -2r, यहाँ पर 1 और इक्वल टू 8। तो ये नंबर हम लोग डाल देते हैं 2। ये दो इक्वेशन हम लोग को मिल गया। अब यही दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और वहाँ से हम लोग ए और आर को पता कर लेंगे। अगर ए और आर पता चल गया तो हम लोग को तीनों नंबर जो जीपी में है उसको पता करना था, वो पता चल जाएगा। ए पता चल जाएगा, आर पता चल जाएगा, तो तीनों नंबर पता चल जाएगा। अब कैसे ये सॉल्व करते हैं, देखिए ऐसा करते हैं 1 में 2 को डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं डिवाइडिंग 1/2 वी गेट। तो फर्स्ट ये है, सेकेंड ये है, दोनों को डिवाइड कीजिए। देखिए फर्स्ट वाला यहाँ पर ऊपर रख दिए और सेकेंड वाला इसको डिवाइड किए। यहाँ पर 56 है और 8 से डिवाइड करना है, इसमें 8 है राइट हैंड साइड में। तो ए और ये तो कैंसिल हो जाएगा, ए और ए कैंसिल हो गया, बचा ये। तो देखिए यहाँ पर मैं वही लिखा हूँ, ये ए और ए कैंसिल हो जाएगा तो ये बच रहा है। तो इसी को हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, देखिए ये कैंसिल हो गया, तो कैंसिल हो गया 1 + r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर -2r + 1 इक्वल टू 56/8। तो 56/8 ये भी तो कैंसिल हो जाएगा 7 से, 7 8 जा 56, तो यहाँ पर क्या हो गया 7। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो ऊपर 1 + r स्क्वायर रहने दीजिए। देखिए यहाँ पर हम लोग 1 मिनट जस्ट, हाँ 1 + r स्क्वायर रहने देते हैं। ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे 7r स्क्वायर, -7 2 जा 14r और +7 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए। ऐसा करते हैं r स्क्वायर इधर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 6r स्क्वायर। r को इधर ले आते हैं तो -15r हो जाएगा और 1 को भी इधर ले आएंगे तो 7 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये इक्वेशन बन रहा है। तो इस इक्वेशन को हम लोग लिख जाते हैं यहाँ पर, देखिए 6r स्क्वायर -15r + 6 इक्वल टू 0। अब 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 और 3 से डिवाइड करेंगे 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6, तो कितना आ गया 2r स्क्वायर -5r + 2। अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टराइज करके हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, 8 का वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे, ये 2r स्क्वायर रहने दीजिए, ये -5r को लिखते हैं -4r -5r आ जाएगा और ये +2 इक्वल टू 0। ये दोनों से 2r कॉमन ले लीजिए। देखिए 2r कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा r -2, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो r -2 दोनों से कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर 2r -1। अब ये यहाँ से या तो r का r -2 0 हो, यहाँ पर 2r -1 0 होगा। या तो r -2 0 कर सकते हैं या फिर 2r -1 0 कर सकते हैं। तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 और यहाँ से r का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। तो ये दो वैल्यू निकल गया, r का वैल्यू 2 आ जाएगा या फिर 1/2 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, r का तो वैल्यू निकल गया, a निकालेंगे। तो a कैसे निकालेंगे, देखिए एक इक्वेशन ये आया था नंबर 1 में, इक्वेशन यही था a × 1 + r स्क्वायर इक्वल टू 56। नंबर 1 में यही इक्वेशन था। पहले जो हम लोग दो इक्वेशन बनाए थे, दोनों को डिवाइड किए थे, तो नंबर 1 में यही था। तो r का वैल्यू पुट करेंगे। अब r का दो वैल्यू आया है तो एक बार 2 पुट करते हैं, एक बार 1/2 पुट करते हैं। दोनों पुट करके हम लोग a का वैल्यू निकाल लेंगे। तो पुट r इक्वल टू 2 इन फर्स्ट वी गेट, फर्स्ट में पुट कर रहे हैं तो r का वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं। तो देखिए 2 पुट करने से कितना होगा, a तो रहने दीजिए, a रहने देते हैं। r का वैल्यू 1, तो 1 + 2 + 2 स्क्वायर, 1 + 2 + 2 स्क्वायर इक्वल टू 56। अब क्या होगा, यहाँ पर देखिए मैं लिख रहा हूँ a और ये 2 2 जा 4, 4 + 2 6, 6 + 1 7 आ गया। a × 7 इक्वल टू 56। 7 से कट जाएगा, ये 7 से कट गया तो मतलब a का वैल्यू कितना आ रहा है, a का वैल्यू 8 आ गया। तो ये a इक्वल टू 8 आ गया। अगर r इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो a का वैल्यू 8 आया। अब फिर r इक्वल टू 1/2 भी पुट करते हैं, 1/2 भी तो हो सकता है, तो पुट कीजिए, यहीं पर पुट करना है। पुट r इक्वल टू 1/2 इन फर्स्ट वी गेट, इसमें पुट कीजिए। देखिए a तो रहने देते हैं, 1 भी रहने देते हैं, r का वैल्यू 1/2 और r स्क्वायर मतलब 1/4। आप एलसीएम ले लीजिए, 4 तो एलसीएम आ जाएगा। तो a 4 एलसीएम आ गया, यहाँ पर 4 हो जाएगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 हो गया, 4 से डिवाइड करेंगे 1 हो गया। ये आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। और इधर 56 है तो देखिए 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 4 + 2 6 + 1 7 इधर डिवाइड हो जाएगा। तो a इक्वल टू आ जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा 4 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं 56/4 और ये 7 डिवाइड कर रहे हैं 56 × 4 डिवाइडेड बाय 7। ये 7 से कट जाएगा 8, तो 32 आ गया, a का वैल्यू 32 आ गया। तो इस तरीके से हम लोग दोनों केस में r का वैल्यू 2 पुट करके भी a निकाल लिए और r का वैल्यू 1/2 पुट करके भी निकाल लिए। क्या निकला है, अगर हम लोग r का वैल्यू 2 पुट करते हैं
तो उस समय a कितना निकला, 8 निकला। देख रहे हैं r का वैल्यू अगर हम लोग 2 पुट किए तो a का वैल्यू 8 निकला, और अगर r का वैल्यू 1/2 पुट किए तो a का वैल्यू कितना आया, 32 आया। तो ये दोनों केस में हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जरा देखिए, अब हम लोग को नंबर निकालना है। a और r तो निकल गया, तो नंबर हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। तो रिक्वायर्ड नंबर्स क्या नंबर था, a r और ar², था यही नंबर था, तो इसी में पुट कर दीजिए। एक बार ये वाला वैल्यू पुट करते हैं, ये वाला a का वैल्यू 8 और r का वैल्यू 2, तो a का वैल्यू 8, यहाँ a 8 और r का वैल्यू 2, 8 × 2, यहाँ a का वैल्यू 8 और r का वैल्यू 2² हो जाएगा। ये भी तो पुट कर सकते हैं, तो और करके दूसरा लिख जाते हैं। a का वैल्यू 32 है और r का वैल्यू 1/2, तो देखिए a = 32, a = 32, r का वैल्यू 1/2, यहाँ 32 और r² मतलब 1/2 का होल स्क्वायर यानी कि 1/4। तो ये दो अलग अलग नंबर मिल सकता है, दो सेट ऑफ नंबर्स मिल सकता है। एक तो ये नंबर मिल सकता है, ये तीनों नंबर, या फिर ये तीनों नंबर हो सकता है। तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए। यहाँ 8 हो गया, 8 2 जा 16, और यहाँ 8 4 जा 32, यहाँ हो जाएगा 32, ये 2 से डिवाइड करेंगे 16 और ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 8, यही आंसर हो जाएगा। तो या तो आप 8 16 32 लिख सकते हैं या 32 16 8 लिख सकते हैं, मतलब नंबर सेम है, ऑर्डर चेंज है। एक बार इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, दोनों एपी में है, ये भी एपी में है, ये भी एपी में है। इसमें कॉमन रेशियो 2 है, इसमें कॉमन रेशियो 1/2 है। और सम करेंगे, आप तीनों का सम कीजिएगा तो सम कितना दिया हुआ था, 56। आप देख सकते हैं 56 ही आएगा। तो ये भी नंबर हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो इस तरीके से इस सवाल को बनाना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 17 नंबर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। एक ऐसा लाइन निकालना है जो इस पर परपेंडिकुलर होगा एंड हैविंग x इंटरसेप्ट 3, और उसका x इंटरसेप्ट 3 होगा। जरा समझिए क्या कहता है। मान लीजिए ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है। एक लाइन दिया हुआ है, यहाँ पर ये ओरिजिन हो गया, एक लाइन दिया हुआ है, उस लाइन का मैं ब्लैक कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ। ये सपोज कीजिए ये लाइन दिया हुआ है, मान लीजिए ये लाइन आपका दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ लाइन है उसको नंबर 1 कर देते हैं। देखिए सॉल्यूशन में कि सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पर द इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन इज x - 7y + 5 = 0, इसको नंबर 1 कर दिए। तो यही लाइन आपका दिया हुआ है। निकालना क्या है, निकालना है एक ऐसा लाइन जो इस पर परपेंडिकुलर होगा, इस पर परपेंडिकुलर होगा। तो एक ऐसा लाइन ड्रॉ कीजिए जो इस पर परपेंडिकुलर होगा। मान लीजिए ऐसा लाइन, देखिए ये परपेंडिकुलर है इस पर, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बना रहा है, जो दिया हुआ लाइन था उस पर परपेंडिकुलर, और साथ में है एंड हैविंग x इंटरसेप्ट 3, और ये जो इंटरसेप्ट काट रहा है यहाँ से यहाँ तक वो कितना है, 3 है। अब जब ये x इंटरसेप्ट 3 है तो ये जो पॉइंट होगा जहाँ पर x एक्सिस को इंटरसेक्ट किया, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3, 0, x कोऑर्डिनेट 3 और y कोऑर्डिनेट 0, क्योंकि ये x एक्सिस पर है इसीलिए y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखते हैं, उसके बाद ये पास करेगा इस पॉइंट से, तो उसको भी हम लोग अप्लाई करेंगे। देखिए सबसे पहला काम हम लोग करते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन 1 कैसे लिखते हैं, तरीका क्या है। अगर इस लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन लिखना है तो उसका तरीका होता है, देखिए कोएफिशिएंट को इंटरचेंज कर दीजिए। ये -7 है तो -7 को पहले लिख जाते हैं, -7 x के साथ कर देते हैं, और 1 + 1 था तो +1 कर दीजिए y के साथ, और कोई भी एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट यहाँ पर k या लिम्डा कुछ भी पुट कर सकते हैं। यहाँ पर आप k, यहाँ पर हम लोग लिम्डा भी पुट कर सकते हैं, प्लस लिम्डा = 0। करना क्या है, तरीका क्या होता है, कोएफिशिएंट इंटरचेंज करते हैं। ये -7 है वो x के साथ चला गया, और x के साथ +1 था तो +1 y के साथ चला गया, और यहाँ पर कांस्टेंट चेंज हो गया। और कोएफिशिएंट को इंटरचेंज करने के बाद एक का साइन भी चेंज करना रहता है, तो इसको आप प्लस कर दीजिए। सिर्फ कोएफिशिएंट इंटरचेंज नहीं करना है बल्कि एक का साइन भी चेंज करना है, तो +7 कर दीजिए। तो प्लस यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ 7 रहने दीजिए। तो ये जो लाइन हो गया ये इस पर परपेंडिकुलर हो गया। अब अलग अलग लेमडा का वैल्यू पुट करेंगे। मान लीजिए ये लाइन आपका दिया हुआ है तो इस पर परपेंडिकुलर बहुत सारा लाइन हो सकता है ना, ये लाइन भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बहुत सारा लाइन हो सकता है परपेंडिकुलर। तो जो भी परपेंडिकुलर होगा वो
इसी फॉर्म में होगा। लेमडा का अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे तो अलग अलग लाइन मिल जाएगा। अब जरा देखिए यहाँ पर वही लिख रहे हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। इस लाइन पर जो परपेंडिकुलर लाइन होगा वो ये होगा। ये -7 को उधर ले गए, 1 को इधर ले आए और ये -7 का एक साइन चेंज कर दिए, प्लस कर दिए और साथ में एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट लेमडा पुट किए। अब लेमडा एक ऐसा कांस्टेंट है जिसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, कुछ और कंडीशन दिया हुआ रहेगा वहां से निकल जाएगा। तो कौन सा कंडीशन दिया हुआ है यहाँ पर? ये कंडीशन दिया हुआ है ना कि x इंटरसेप्ट 3 काटता है, उससे निकलेगा। वेयर लेमडा इज ए कांस्टेंट विच टू बी डिटरमाइंड, जो हम लोग को पता कर लेना है। इट्स x इंटरसेप्ट इज 3। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस लाइन का x इंटरसेप्ट कितना होगा? 3 होगा। तो 3 होगा तो देयरफॉर द लाइन 1 पासेज थ्रू द पॉइंट 30 ऑन x एक्सिस। देखिए ये जो लाइन है वो कहाँ से पास करेगा? 3,0 से पास कर रहा है और ये पॉइंट कहाँ पर है? x एक्सिस पर। तो इस लाइन का ये जो ब्लू कलर का लाइन है उसका इक्वेशन ये है और ये इस पॉइंट से पास कर रहा है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, x के जगह 3 पुट कर दे रहे हैं, y के जगह 0 पुट कर दिए और प्लस लेमडा। यहाँ से 7 3 जा 21 को इधर ले आएंगे तो लेमडा का वैल्यू निकल जाएगा। लेमडा का वैल्यू -21 आ गया। अब लेमडा का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए तो रिक्वायर्ड इक्वेशन निकल गया। ये लाइन परपेंडिकुलर लाइन था और यहाँ से पास किया तो उससे लेमडा निकाल लिए। अब लेमडा का वैल्यू हम लोग पुट कर दे रहे हैं, लेमडा का वैल्यू -21 पुट कर दे रहे हैं। पुटिंग लेमडा इक्वल टू -21 इन इक्वेशन 2 वी गेट क्या मिल जाएगा? 7x प्लस वाई -21 इक्वल टू 0 मिल जाएगा। यानी ये जो रिक्वायर्ड लाइन है ब्लू कलर का, उस लाइन का इक्वेशन यही हो जाएगा, 7x प्लस वाई -21 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये बड़ा आसानी से बना सकते हैं, बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, यही हो जाएगा। अब आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ रेडियस 5 व्हिच सेंटर लाइज ऑन x एक्सिस एंड पासेज थ्रू द पॉइंट 2,3। क्या कहता है जरा समझिएगा। यहां पर एक सर्कल का इक्वेशन निकालना है जिसका रेडियस कितना है? 5 है और व्हिच सेंटर लाइज ऑन x एक्सिस, उसका सेंटर x एक्सिस पर है। मान लीजिए ये सर्कल है, इसका रेडियस 5 है और ये ऐसा है जिसका सेंटर x एक्सिस पर है। ये x एक्सिस हो गया तो सेंटर कहाँ पर है? x एक्सिस पर हो गया, ये सेंटर x एक्सिस पर। और पास कहाँ से कर रहा है? एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 2,3, वहां से पास कर रहा है। एक पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट 2 और y कोऑर्डिनेट 3 है, वहां से ये पास भी कर रहा है। तो इस सर्कल का इक्वेशन निकालना है। फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ रेडियस 5। इसका रेडियस कितना होगा? रेडियस जो होगा वो 5 होगा। व्हिच सेंटर लाइज ऑन x एक्सिस, सेंटर x एक्सिस पर है, ये देख रहे हैं x एक्सिस, एंड पासेज थ्रू द पॉइंट 2,3, और पास कर रहा है एक पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट है 2,3। तो चलिए इसको अब हम लोग देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इस सर्कल का इक्वेशन मान लेते हैं। सर्कल का जनरल इक्वेशन ये होता है, लेट द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल बी x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये एक जनरल इक्वेशन होता है। एक स्टैंडर्ड इक्वेशन पहले एक होता है x² + y² = a², जो आप जो जानते होंगे, ये जनरल इक्वेशन होता है। यहाँ g, f और c कांस्टेंट है, इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा हम लोग को। यही 3 का वैल्यू निकाल लेंगे, हम लोग को रिक्वायर्ड सर्कल निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि रिक्वायर्ड सर्कल का इक्वेशन ये है। अब क्या करते हैं, इट पासेज थ्रू द पॉइंट 2,3, ये पास तो यहाँ से कर रहा है 2,3, तो जहाँ से पास कर रहा है वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो जरूर इसको सेटिस्फाई करेगा। उस पॉइंट, ये जो पॉइंट है वो इसी सर्कल पर है, तो सर्कल पर है तो सर्कल के इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाई करेगा। कोई भी कर्व पर अगर पॉइंट होता है तो पॉइंट उस कर्व के इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाई करता है। तो 2 3 सेटिस्फाई करेगा, 2 3 पुट कर दीजिए। यहाँ 2 पुट करेंगे तो 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 पुट करेंगे 3 का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा। यहाँ पर x की जगह 2 पुट करेंगे, 2 2 जा 4, 4g आ जाएगा। 3 पुट करेंगे y की जगह तो 3 2 जा 6, 6f + c = 0। ये 9 + 4 13 हो जाएगा, 13 को इधर ले आएंगे तो 4g + 6f + c, और ये 13 इधर ले आए -13। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 2 डाल दिए। तो एक कंडीशन निकल गया, g, f और c, यही तीनों निकालना है। तो एक इक्वेशन निकल गया हम लोग को। इस तरीके से और भी कुछ इक्वेशन बनाएंगे और हम लोग तीनों को सॉल्व करेंगे, g, f, c निकल जाएगा। g, f, c का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, रिक्वायर्ड सर्कल निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब द सेंटर, इस सर्कल का सेंटर का फॉर्मूला होता है -g - f। अगर नहीं याद है तो याद रख लीजिएगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो
इस सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट -g -f होता है। तो द सेंटर -g, -f ऑफ वन लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। जो सेंटर है वो तो एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स एक्सिस का y कोऑर्डिनेट 0 होता है। एक्चुअली ये जो सेंटर है y एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर है, तो इसीलिए y कोऑर्डिनेट निश्चित रूप से 0 होगा। तो -f = 0 हो जाएगा। देयरफॉर -f = 0, यानी कि -f = 0 मतलब f = 0 हो गया यहाँ से। तो एक ये भी हम लोग नंबर 3 डाल देते हैं। देखिए f तो निकल गया। अब जब f निकल गया, अब तो g और c यही दो चीज़ निकालना है। g और c भी अगर निकल जाएगा तो हम लोग यहाँ से इक्वेशन में पुट कर देंगे, सर्कल का इक्वेशन निकल जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं g और c कैसे निकालते हैं। एक और चीज़ दिया हुआ है, सर्कल का रेडियस भी दिया हुआ है 5। यहाँ पर सर्कल का रेडियस क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो देखिए द रेडियस ऑफ सर्कल = 5, और रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है, इस सर्कल का रेडियस निकालने का फॉर्मूला है, ये है √g² + f² - c। ये रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है। रेडियस है कितना, 5। दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करेंगे तो इधर रूट अंडर हट जाएगा और इधर हो जाएगा 25। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये इसको मैं हटा दे रहा हूँ, फिगर की जरूरत है नहीं। g² + f², ये रूट अंडर हट गया, स्क्वायर किए तो g² + f² - c = इधर स्क्वायर कर रहे हैं तो 25। f का तो वैल्यू 0 दिया हुआ है, तो f का वैल्यू 0 पुट कर दीजिए यहाँ पर। f का वैल्यू यहाँ पर 0 आ चुका है हम लोग का। तो g² f का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये गायब हो गया। -c = 25। क्यों? क्योंकि f का वैल्यू 0 दिया हुआ था। अब ये एक इक्वेशन बन गया। आप यहाँ से c निकाल सकते हैं। c आप इधर ले आइए, 25 उधर ले जाइए, तो c का वैल्यू आ जाएगा g² - 25। इसको हम लोग इक्वेशन 4 कर देते हैं। तो c निकल चुका है, g² - 25। अब यहाँ पर f का जो वैल्यू निकला है वो इसमें भी पुट कर दीजिए, f का वैल्यू 0। यहाँ पर देखिए, पुटिंग f = 0 इन 2 वी गेट, 2 में पुट कर रहे हैं, 2 यही है ना। f का वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो कितना आएगा, 4g + c = -13। 4g + c = -13। यहाँ से अब c का वैल्यू बैठा दीजिए, c निकाले हैं ना यहाँ पर, तो c का वैल्यू बैठा दीजिए 4g, और c का वैल्यू कितना है, g² - 25 = -13। ये g² को पहले लिख जाते हैं। देखिए ये यूजिंग 4 का यूज किए हैं। g² पहले लिख जाते हैं, फिर 4g लिखते हैं, -13 इधर ले आएंगे तो -12 = 0। अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, g का वैल्यू निकाल लेंगे। तो फैक्टराइज कैसे करते हैं, देखिए g², ये 4g को लिखते हैं 6g - 2g। 6g में 2g सब्ट्रैक्ट करेंगे 4g, और -12 रहने दीजिए। यहाँ पर g कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर g + 6, यहाँ पर -2 कॉमन ले लीजिए, g + 6, g + 6 दोनों से कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ g - 2 = 0, फैक्टर हो गया ये। तो यहाँ से देखिए f तो निकल चुका है, और अगर हम लोग g यहाँ से, अब तो g निकल ही गया, g का वैल्यू -6 आ गया और 2 आ गया, तो g का वैल्यू निकल गया तो c भी निकाल लेंगे। तो g f c तीनों निकल जाएगा, तो यहाँ पर पुट कर देंगे, सर्कल का इक्वेशन निकल जाएगा। तो चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट आगे क्या होगा, ये अभी हम लोग का आया था ना, g + 6 × g - 2 = 0। तो यहाँ से g का वैल्यू आ जाएगा आपका -6, और यहाँ से कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये दो वैल्यू g का निकल गया। अब क्या करते हैं हम लोग, पुट करते हैं g = -6 इन 4। 4 क्या था, 4 यही था ना, हम लोग का 4 आया था, ये c का वैल्यू इतना आया था। तो g का वैल्यू पुट कर दीजिए, g का वैल्यू -6 पुट कर रहे हैं। -6 पुट करेंगे तो c बराबर हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर -25। तो देखिए कितना आएगा, c = -6 का होल स्क्वायर 36 -25, ये आ जाएगा आपका 11। एक और g का वैल्यू निकला हुआ है, 2 निकला हुआ है, तो 2 भी पुट कीजिए। पुट g = 2 इन 4, 4 में पुट कर रहे हैं। तो अब c कितना हो जाएगा, 2² - 25, यानी 2² मतलब 4 में 25 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आ जाएगा -21। तो इस तरीके से हम लोग को सभी चीज़ निकल गया। f का वैल्यू तो 0 आया ही था, और g का वैल्यू अगर 6 है, g का वैल्यू -6 है, तो c का वैल्यू निकला है 11, और g का वैल्यू 2 है तो c का वैल्यू निकला है -21। और f तो 0 दोनों केस में, इसमें भी है और इसमें भी है। तो दो टाइप का इक्वेशन बन जाएगा, दो सर्कल बन जाएगा यहाँ पर। एक ये भी पुट कर सकते हैं, ये भी पुट कर सकते हैं। सर्कल का इक्वेशन क्या था, सर्कल का इक्वेशन हम लोग जनरल इक्वेशन माने थे, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। इसमें पुट कर दीजिए। तो देखिए अब हम लोग का क्या बन जाएगा यहाँ पर, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज, यहाँ पर सर्कल का इक्वेशन यही था, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ये तो ऑलरेडी यहाँ पर आ गया। ये सर्कल का इक्वेशन था, तो इसी सर्कल के इक्वेशन में हम लोग को पुट कर देना है।
तो एक बार ये वाला वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g, g का वैल्यू कितना है -6, तो 2 - 6 इंटू एक्स प्लस 2fy, f का वैल्यू कितना है 0 और प्लस c का वैल्यू 11, ये हो जाएगा। या फिर और एक ये भी हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g, g के जगह हम लोग 2 बैठाएंगे, अगर g का वैल्यू 2 बैठाएंगे 2gx प्लस 2fy, f का वैल्यू 0 और c का वैल्यू -21। मतलब एक बार हम लोग ये वैल्यू पुट कर दिए और एक बार ये वैल्यू पुट कर दिए, दोनों वैल्यू पुट कर दिए इसमें, तो यही दो तरह का इक्वेशन बन गया। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है, देख लीजिए कितना आएगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा -12x, ये तो 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +11, ये हो सकता है। या फिर ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये 4x और यहाँ पर ये हो जाएगा 0 -21। तो इस तरीके से दोनों ये सर्कल का इक्वेशन हो गया, यही दोनों आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये प्रोबेबिलिटी का है। इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट P of A इक्वल टू 0.54, PB इक्वल टू 0.69 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 0.35। फाइंड, यहाँ पर 5 चीज निकालना है। एक P ऑफ A डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A डैश। ये 5 चीज निकालना है, प्रत्येक एक एक नंबर का होगा। लेकिन मैं इसका सॉल्यूशन बताने के पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो अगर लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और कैसा लग रहा है वो अभी कमेंट करके मुझे बताइए, क्योंकि फिर बाद में भूल जाइएगा, जब वीडियो खत्म हो जाएगा तो आप भूल जाइएगा। तो अभी कमेंट कीजिए और कैसा लग रहा है अपना फीडबैक दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसके बारे में लिख लेते हैं। वी हैव A का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 0.54, B का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 0.69 और A इंटरसेक्शन B का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 0.35। तो सबसे पहला सवाल है PA डैश। A डैश मतलब कम्प्लीमेंट्री इवेंट, तो A का कम्प्लीमेंट्री इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है 1 - PA। ये तो अंडर 10th में भी था। P नॉट A, आप कह सकते हैं ये नॉट A है, मतलब A नहीं है, A नहीं होने का प्रोबेबिलिटी बताता है। A डैश मतलब A नहीं होने का प्रोबेबिलिटी, तो 1 - PA होता है और PA का वैल्यू 0.54 दिया हुआ है, तो 1 - 0.54 ये सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये आ जाएगा 0.46। फिर निकालना है PA यूनियन B, दूसरा नंबर में है, सेकेंड नंबर PA यूनियन B। इसका फॉर्मूला होता है P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P इंटरसेक्शन B। तीनों का वैल्यू पता है, पुट कर दीजिए। P ऑफ A का वैल्यू, P ऑफ B का वैल्यू पता है, P इंटरसेक्शन B का वैल्यू पता है, तो तीनों का वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन कर लीजिए, ये 0.88 आएगा। तीसरा है PA डैश इंटरसेक्शन B डैश, तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, डिमॉर्गन्स लॉ, सेट 3 में पढ़े होंगे। ये सेट 3 का फॉर्मूला है A डैश इंटरसेक्शन B डैश इक्वल टू होता है A यूनियन B का डैश, ये पूरे का डैश कर सकते हैं। और ये वाला जैसे फॉर्मूला है कि PA डैश बराबर क्या होता है 1 - P ऑफ A होता है, तो उसी तरीके से PA यूनियन B पूरे का डैश बराबर क्या हो जाएगा 1 जैसे A का डैश, तो A का प्रोबेबिलिटी को सब्ट्रैक्ट कर देना, ये पूरे का डैश है तो पूरे के प्रोबेबिलिटी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए PA यूनियन B। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 - PA यूनियन B, और PA यूनियन B देखिए निकाले हुए हम लोग, इसका वैल्यू कितना हुआ निकला हुआ 0.88, तो ये 0.88 पुट कर दीजिए। 1 - 0.88 सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये आ जाएगा 0.12। तो इस तरीके से ये भी बड़ा आसानी से निकल जाएगा। अब थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर में क्या है PA इंटरसेक्शन B डैश निकालना है, PA इंटरसेक्शन B डैश, तो इसका फॉर्मूला होता है P ऑफ A माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये PA इंटरसेक्शन B डैश का निकालने का फॉर्मूला होता है। कैसे होता है जरा समझिएगा इसको। यहाँ पर ये देख रहे हैं, मान लीजिए ये पूरा सिंपल स्पेस है S, सपोज कर लीजिए ये जो सेट है ये आपका है A, ये जो इवेंट है ये इवेंट है B, ये आपका व्हाइट कलर का जो दिख रहे हैं वो A इंटरसेक्शन B। यहाँ पर कहता है PA इंटरसेक्शन B डैश। B डैश मतलब क्या हो जाएगा, B डैश मतलब B के बाहर वाला सब हो जाएगा, B के बाहर S में ही, लेकिन B के बाहर वाला B डैश हो जाएगा, B के बाहर जितना भी है B के बाहर वाला। अब करना क्या है A और B डैश का इंटरसेक्शन, तो A और B डैश का इंटरसेक्शन क्या होगा, मतलब जो A में भी होना चाहिए और B डैश में भी होना चाहिए। तो ये जो कलर आपको दिख रहा है, देखिए मैं एक बार दिखाता हूँ क्या हो जाएगा, जरा समझिएगा। यहाँ पर
ये वाला पोर्शन हो जाएगा, ये वाला पोर्शन। ये पोर्शन ए में भी है और बी डैश में भी है, जरा समझिएगा। ए में भी है और बी डैश, बी डैश का मतलब क्या होगा, बी में नहीं होना चाहिए। तो बी में नहीं होना चाहिए, बी के बाहर होना चाहिए, लेकिन ए में होना चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी डैश ए में होना चाहिए और बी के बाहर होना चाहिए। तो ए में है और बी के बाहर भी है, यही निकालना है। ये कैसे निकलेगा, पूरा पी ऑफ ए में इस इंटरसेक्शन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या करेंगे हम लोग, ये पूरा ए का जो प्रोबेबिलिटी है उसमें ए इंटरसेक्शन बी के प्रोबेबिलिटी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और इसका वैल्यू हम लोग निकला हुआ है हम लोग का। ए का प्रोबेबिलिटी तो पता है 0.54 और इंटरसेक्शन का भी प्रोबेबिलिटी पता है 0.34। तो 0.54 माइनस 0.35, तो ये हो जाएगा 0.19, ये 0.35 है। तो सब्ट्रैक्ट करने पर ये आएगा। एक और सवाल इसी तरीके से है, पी बी इंटरसेक्शन ए डैश। तो यहाँ पर क्या होता है, ए के प्रोबेबिलिटी में इंटरसेक्शन वाला सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर बी डैश था तो ए के प्रोबेबिलिटी में ए इंटरसेक्शन बी वाला सब्ट्रैक्ट होगा। और यहाँ पर उल्टा हो गया, देखिए बी डैश की जगह ए डैश हो गया और ए के जगह बी हो गया। तो यहाँ पर पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। बी इंटरसेक्शन ए डैश का मतलब क्या हो गया, बी इंटरसेक्शन ए डैश का मतलब जरा समझिएगा, बी इंटरसेक्शन ए डैश मतलब बी में होगा लेकिन ए में नहीं होगा। ये बी में है लेकिन ए में नहीं, ये वाला पोर्शन हो जाएगा। तो इसके लिए पूरे बी के प्रोबेबिलिटी में ये वाला इंटरसेक्शन वाला प्रोबेबिलिटी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कितना आएगा, बी का प्रोबेबिलिटी हम लोग को पता है 0.69 और ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी पता है 0.35। ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद इतना आएगा, तो यही आंसर हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पर 5 क्वेश्चन था और ये पाँचों क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन वीडियो अभी तक अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपना कमेंट ज़रूर बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप में जो भी मैथ्स के स्टूडेंट है, साइंस के स्टूडेंट हैं, उनके साथ ज़रूर ये वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। और मैं आप लोग को 12 क्लास में भी बहुत सारे वीडियो या बहुत सारे लाइव क्लास भी मैं लूँगा, लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि 12 क्लास में भी आपको फ़ायदा हो। 12 क्लास का जो मॉडल सेट आएगा वो भी मैं आपको दूंगा। और ये आप जो मॉडल सेट देख रहे हैं वो हम लोग की एक टीम है, मैं खुद उस टीम में हूँ, 3 टीचर की टीम में से, और हम लोग बनाए थे इस मॉडल सेट को। तो आज मैं इसका सॉल्यूशन भी बताया हूँ। अब बचा सेट 2 और सेट 3 का मॉडल सेट का सॉल्यूशन, तो उसका भी 2-2 वीडियो प्रत्येक सेट का मैं बना रहा हूं, क्योंकि एक वीडियो में काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो वो आपको मिल जाएगा अगले कुछ दिनों में, वो अवेलेबल हो जाएगा। तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, या आप जब तक देख रहे हैं तो शायद अवेलेबल भी हो जाए, तो आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा उसका लिंक भी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।